मैं सेडूराम रावत, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे एशिया की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ एशिया। एशिया से संबंधित शुरुआती टॉपिक्स में हमने जाना था कि एशिया महाद्वीप आकार की दृष्टि से विशाल है तथा यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां भी विषमता लिए हुए हैं। इन्हीं कारणों से यहाँ की जलवायु भी अत्यंत विषमता लिए हुए है, या यूं कहें कि यहाँ अनेक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। एशिया के एक और उत्तर में टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यानी एशिया के सुदूर उत्तर में आर्कटिक सर्किल वाले भाग में टुंड्रा प्रकार की जलवायु मिलती है, जबकि दूसरी ओर भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इस तरीके से स्पष्ट होता है कि एशिया में जलवायु की विषमता ही नहीं बल्कि उस जलवायु की चरम स्थिति भी देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी विषमता उत्पन्न करने वाले कारकों के बारे में। वे कौन कौन से कारक हैं जो एशिया महाद्वीप में जलवायु संबंधी विषमता उत्पन्न करते हैं। पहला कारक है अक्षांशीय विस्तार। एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। या यूं कहें कि एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार कुल 90 अक्षांशों के अंदर है। सूर्य तप की मात्रा में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सतत कमी होती चली जाती है। हम इस बात को भली भांति समझते हैं क्योंकि भूमध्य रेखा पर साल भर सूर्य की किरणें लगभग सीधी गिरती हैं, जिससे अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति होती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के बढ़ते चले जाने के साथ ही उसी के अनुसार सूर्य तप की प्राप्ति की मात्रा में भी कमी होती चली जाती है। उसी के परिणाम स्वरूप भूमध्य रेखा से सामान्यतः ध्रुवों की ओर तापमान कम होता चला जाता है। अक्षांशीय विस्तार जलवायु कटिबंधों को निर्धारित करता है। जैसा कि हम एशिया के अक्षांशीय विस्तार के बारे में जान चुके हैं और हमें यह भी पता है कि ग्लोब पर 3 महत्वपूर्ण जलवायु कटिबंध हैं या ताप कटिबंध हैं। उष्ण कटिबंध, जिसका विस्तार भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। दूसरा कटिबंध है शीतोष्ण कटिबंध, जिसका विस्तार 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में है। जबकि तीसरा जलवायु कटिबंध या ताप कटिबंध जो है उसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री अक्षांशों तक है। इस तरीके से यदि हम एशिया के अक्षांशीय विस्तार को देखें तो एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार ग्लोब के 3 प्रमुख जलवायु कटिबंधों में है। इसलिए एशिया महाद्वीप में सभी प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में दूसरा महत्वपूर्ण कारक है महाद्वीप की विशालता। जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं कि एशिया महाद्वीप भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल
4.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। और यह समस्त भूमंडल का कहें या धरातल का कहें, लगभग 1/3 भाग है। यानी संपूर्ण पृथ्वी का स्थल वाला जो भाग है उसका लगभग 30% है। एशिया का मानचित्र देखने पर पता चलता है कि एशिया महाद्वीप उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम बहुत अधिक विस्तार लिए हुए है और इस महाद्वीप के आंतरिक भाग सामुद्रिक प्रभाव से वंचित रहते हैं। या यूं कहें कि एशिया महाद्वीप की विशालता के कारण इस एशिया महाद्वीप के आंतरिक भाग समुद्र से काफी दूरी रखते हैं। समुद्र से अधिक दूर होने की वजह से यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु होती है। और महाद्वीपीय जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है कि यहाँ गर्मियां गर्म और सर्दियां अपेक्षाकृत ठंडी। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में दैनिक तथा वार्षिक तापांतर भी अधिक देखने को मिलते हैं, जबकि एशिया के समुद्र तटीय भागों में समुद्री प्रभाव के कारण दैनिक तथा वार्षिक तापांतर कम पाए जाते हैं और यहाँ समकारी जलवायु पाई जाती है, ना ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडी। एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में तीसरा महत्वपूर्ण कारक है उच्च पर्वत श्रेणियां। उच्च पर्वत श्रेणियां एशिया के मध्यवर्ती भाग पर विभिन्न दिशाओं में फैली पर्वत श्रेणी तथा पठारी भाग, इनके बारे में हम पहले ही एशिया के भूआकृतिक प्रदेशों में भली भांति समझ चुके हैं कि एशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में या मध्यवर्ती भागों में विभिन्न दिशाओं में पर्वतों की श्रेणियां तथा पठारी भूभाग स्थित हैं। इन पर्वत श्रेणियों तथा पठारी भूभागों की दिशा, उनकी ऊंचाई, उनका ढाल एवं विस्तार, इन सब विशेषताओं का तापमान के वितरण, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा, वायुदाब के वितरण आदि, ये सब मौसम तथा जलवायु संबंधी कारकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि एशिया के दक्षिणी भाग में फैली पर्वत श्रेणियां मानसूनी पवनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर मानसूनी एशिया में भारी वर्षा करवाती हैं। यह हम जानते हैं कि एशिया के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतों की कतार है, जिसमें हम बात करें किर्थर है, सुलेमान है, और इनमें सबसे बड़ा पर्वत हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है और दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून से आने वाली नमी युक्त हवाओं को रोक करके उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करके भारी बारिश करवाता है। इस तरीके से एशिया के मध्यवर्ती भाग में फैली हुई ये पर्वत श्रेणियां और पठारी भूभाग मौसम तथा जलवायु संबंधी कारकों पर प्रभाव डालते हैं। एशिया की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में चौथा महत्वपूर्ण कारक है मानसूनी पवनें तथा चक्रवात। दक्षिणी एशिया तथा पूर्वी एशिया के भागों में, दक्षिणी एशिया जिसमें खासकर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देश दक्षिणी एशिया का हिस्सा है, तथा पूर्वी एशिया या दक्षिणी पूर्वी एशिया जिसके अंतर्गत जापान, चाइना, कोरिया, जबकि दक्षिणी पूर्वी एशिया में
वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस प्रकार एशिया के दक्षिण तथा पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन मानसून के समय पवनों की जो दिशा होती है या उनकी स्थिरता कहें एवं वायुदाब संबंधी भिन्नता के कारण वर्षा का वितरण भी प्रभावित होता है। वायुदाब तथा पवनों की स्थिरता के कारण दक्षिणी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून तथा पूर्वी एशिया में शीतकालीन मानसून अधिक प्रभावशाली होता है। या यूं कहें कि वायुदाब तथा पवनों की स्थिरता दक्षिणी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के वक्त अधिक होती है, जबकि वायुदाब तथा पवनों की स्थिरता पूर्वी एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून की बजाय शीतकालीन मानसून में अधिक होती है। इस तरीके से मानसूनी पवने और मानसून के वक्त में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, खास करके ग्रीष्मकालीन मानसून के वक्त, ये एशिया की जलवायु संबंधी दशाओं को प्रभावित करते हैं। अब हम एशिया की ऋतुओं के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप की ऋतुओं को मोटे तौर पर दो प्रकारों में बांटा गया है, एक ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में, उसकी ऋत्विक दिशाओं के बारे में विस्तार पूर्वक मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। अब हम एशिया के मानचित्र के माध्यम से उसकी ऋत्विक दशाओं के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु की चर्चा करेंगे। एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु का समय अप्रैल से सितंबर के मध्य माना गया है। सबसे पहले हम ग्रीष्म ऋतु में तापमान का जिक्र करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। इसके पश्चात 21 मार्च के पश्चात सूर्य निरंतर उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ बढ़ने लगता है। सूर्य के उत्तरायण होने से सूर्य की किरणों का उत्तरी गोलार्ध में सीधापन भी बढ़ने लगता है, साथ ही दिन की अवधि में भी बढ़ोतरी होने लगती है। इन दोनों कारकों की वजह से दिन की अवधि में वृद्धि होना, साथ ही सूर्य की किरणों में सीधापन बढ़ना, उससे उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। यह वह तिथि है जब सूर्य एशिया के लगभग दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस समय दक्षिणी एशिया तथा मध्य एशिया के भागों में तापमान चरम स्थिति पर होता है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के सुदूर उत्तरी भागों में, आप देख सकते हैं ये सुदूर उत्तरी भागों में, जिसमें आर्कटिक सर्कल के आसपास वाले जो क्षेत्र हैं या टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, इस प्रदेश में तापमान थोड़ा सा उठकर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। बाकी यकीन मानिएगा, आप वर्ष के बाकी समय यहां का तापमान 0 या उससे नीचे रहता है, लेकिन जब सूर्य
उत्तरायण होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, तब तापमान 10 डिग्री के आसपास उठ करके यहां पहुंचता है। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के दक्षिणी भागों में तापमान 30 से 40 के आसपास पहुंच जाता है, जबकि एशिया महाद्वीप के ही उन भागों में जहां पे मरुस्थलीय विस्तार है, खासकर उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, चाहे वो भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में फैला हुआ थार का मरुस्थल हो, या अरब प्रायद्वीपीय मरुस्थल हो, या फिर ईरान के मरुस्थलीय भाग हो, इन मरुस्थलीय भागों में तापमान 40 से ऊपर पहुंच जाता है। पाकिस्तान के जैकोबाबाद तथा भारत के राजस्थान प्रांत के चूरू में कभी कभी किसी दिन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या उसके पार भी चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया महाद्वीप में तापमान की क्या स्थिति रहती है। इसके बाद हम जिक्र करेंगे वायुदाब एवं पवनें। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि एशिया के भिन्न भिन्न भागों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान में परिवर्तन या तापमान में विषमता देखने को मिलती है। ग्रीष्म ऋतु में जब उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होता है तो जाहिर सी बात है कि तापमान और वायुदाब में उलट संबंध देखने को मिलते हैं। जब तापमान अधिक होगा तो वायुदाब कम होगा, या तापमान कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा। इसलिए दक्षिणी एशिया के भागों में जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, जहां 21 जून को या उसके आसपास के समय में ज्यादातर समय सूर्य की किरणें जब लंबवत गिरती हैं तो अधिक सूर्य ताप के कारण तापमान में बढ़ोतरी होती है, जिस कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से लेकर और ईरान के मरुस्थलीय भागों तक निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। ये लो प्रेशर का क्षेत्र विकसित होता है, क्योंकि अधिक ताप की वजह से यहां निम्न दाब का केंद्र बनता है। और इसी वक्त चाहे वो हिंद महासागर के भाग हो या प्रशांत महासागरीय भाग हो, यहां पे अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है या उच्च वायुदाब के क्षेत्र विकसित होते हैं, जिस कारण अब आप समझ गए कि ग्रीष्म ऋतु में एशिया के स्थल वाले भागों में, खासकर दक्षिणी एशिया या मध्य एशिया के स्थल वाले भागों में निम्न वायुदाब के केंद्र विकसित होते हैं, जबकि उसी समय सागरीय भागों पर उच्च वायुदाब होता है और हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ अग्रसर होती हैं। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में हवाओं की दिशा सागर से स्थल की ओर होती है। सागर से स्थल की ओर चलने के कारण ये हवाएं नमी युक्त होती हैं, सागर से अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिस कारण ये वर्षा करने में सक्षम होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सागर से स्थल की ओर चलने वाली हवाओं को ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। एशिया में ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्मकालीन मानसून की दो शाखाएं विकसित होती हैं, एक
दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून जो अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर, ये अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होकर निरंतर उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता हुआ दक्षिणी एशिया के भागों में वर्षा करता है। इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत के उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय के पहाड़ों में स्थित मौसिनराम दुनिया की सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 1100 सेंटीमीटर के लगभग है। इस तरीके से दक्षिणी पश्चिमी मानसून दक्षिणी एशिया में वर्षा करता है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून की दूसरी शाखा है वो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है और दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वी एशिया के देशों में, खासकर चाइना, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, इन देशों में वर्षा करता है। ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों के साथ चक्रवात भी अग्रसर होते हैं। ये चक्रवात, ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटीय भागों में, स्थल के तटीय भागों में भयंकर बारिश करते हैं और इन चक्रवातों को चाइना में या चीन में टाइफून के नाम से जाना जाता है और दक्षिणी एशिया के भागों में इसे सिंपली चक्रवात ही कहा जाता है। इस तरीके से हमने एशिया महाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु के बारे में जाना। एशिया में ग्रीष्म ऋतु के विवरण को आपके सामने उपलब्ध स्लाइड को पढ़ करके भी आप समझ सकते हैं। ये ग्रीष्म ऋतु के तापमान के बारे में यहाँ विवरण है, यहाँ वायुदाब एवं पवनों के बारे में। अब हम एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु की ऋत्विक दशाओं के बारे में जानेंगे। एशिया महाद्वीप में शीत ऋतु की अवधि अक्टूबर से मार्च तक मानी गई है। सबसे पहले हम तापमान का जिक्र करेंगे। 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति के पश्चात सूर्य निरंतर दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य के दक्षिणायन होने से उत्तरी गोलार्ध में, या यूं कहें कि एशिया के भूभाग पर सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ने लगता है। दिन की अवधि में कमी आने लगती है। परिणाम स्वरूप सूर्य तप की प्राप्ति की मात्रा भी कम होने लगती है, जिससे तापमान भी कम होने लगते हैं। 22 दिसंबर की तिथि तक, या यूं कहें 22 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं और दिन की अवधि भी सर्वाधिक होती है, जबकि इसी समय उत्तरी गोलार्ध में उलट स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी, दूसरा दिन की अवधि भी सबसे छोटी होती है। ऐसे में उत्तरी गोलार्ध में तापमान निरंतर कम होते रहते हैं। एशिया के भिन्न भिन्न भागों में तापमान संबंधी भिन्नता देखने को मिलती है। शीत ऋतु में एशिया के सुदूर उत्तरी भागों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाता है। यहां स्थित बर्खोयांस्क नामक स्थान पर कई बार तापमान -48 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे का भी दर्ज किया जा चुका है। अब हम मानचित्र के माध्यम से एशिया महाद्वीप की शीतकालीन ऋत्विक दशाओं को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम तापमान के बारे में समझ चुके हैं कि शीत ऋतु में
सूर्य भूमध्य रेखा के दक्षिण में, या यूं कहें दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमकता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत चमक रहा है तो जाहिर सी बात है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाएगा। जब तिरछापन बढ़ता चला जाएगा तो सूर्य तप की प्राप्ति की मात्रा भी कम होती चली जाएगी, परिणाम स्वरूप तापमान भी कम होते चले जाएंगे। इस तरह एशिया के भिन्न भिन्न भागों में शीतकालीन तापमान में भी अंतर देखने को मिलता है। जैसा कि हमने सुदूर उत्तरी क्षेत्रों के बारे में जाना कि यहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। एशिया के आंतरिक भागों में फैले हुए पर्वत तथा पठारी भूभाग, उनकी ऊंचाई, उनका विस्तार, उनका ढाल, उनकी दिशा, इन सभी विशेषताओं का प्रभाव तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा, वर्षा की मात्रा, उस पर भी निश्चित तौर पे पड़ता है। एशिया के आंतरिक भागों में फैली हुई उच्च पर्वत श्रेणियों पर शीतकाल में न्यून तापमान की वजह से, या यूं कहें कि वहां तापमान शून्य के नजदीक पहुंच जाता है, ये शून्य से नीचे चला जाता है, क्योंकि तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ही कम होता नहीं चला जाता, बल्कि तापमान में ऊंचाई के साथ भी गिरावट होती चली जाती है, या यूं कहें कि तापमान पर ऊंचाई का प्रभाव भी होता है। तो एशिया के मध्यवर्ती भागों में फैली हुई उच्च पर्वत श्रेणियों के ऊपरी भागों पर तापमान शून्य के नीचे चला जाता है, परिणाम स्वरूप यहां भारी मात्रा में हिमपात होता है। और इसी वक्त एशिया के दक्षिणी भागों में, या यूं कहें कि हिमालय के दक्षिणी भागों में तापमान सर्दियों में भी 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहता है। कभी कभार एशिया के उत्तरी भागों से दक्षिण की ओर चलने वाली शीतलहर के कारण तापमान शून्य या उसके नीचे आ जाता है, अन्यथा सामान्यतः 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर बना रहता है। इस प्रकार हमने एशिया के तापमान और के बारे में सीखा। अब जब हम ये जान चुके हैं कि शीत ऋतु में एशिया के ज्यादातर हिस्सों में तापमान निम्न रहता है, तो इस वक्त वायुदाब उसके उलट होगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब में उलट संबंध देखने को मिलते हैं। शीत ऋतु में एशिया के गोपी के मरुस्थल में, मंगोलिया में जो एक मरुस्थल फैला हुआ है जिसे गोपी के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, ये हाई प्रेशर का केंद्र बन जाता है, यानी उच्च वायुदाब का केंद्र बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है। जबकि इसी समय शीत ऋतु में हिंद महासागर तथा प्रशांत महासागरीय भागों में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब पाया जाता है, और हवाओं की हमेशा प्रकृति रहती है, स्वभाव रहता है कि वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। इस प्रकार स्थल पे अधिक वायुदाब तथा सागरीय भागों पे अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के कारण एशिया के गोपी के मरुस्थल में स्थापित उच्च वायुदाब के केंद्र से विभिन्न दिशाओं की ओर हवाएं चलती हैं। इससे हमें एक बात और समझ में आएगी, क्योंकि इस बार यानी शीत ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थल पर है, तो हवाएं कहां से गमन कर रही हैं?
स्थल वाले भागों से। क्योंकि ये स्थलीय भागों से चल रही हैं, इसलिए ये वर्षा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इनके पास नमी का कोई स्रोत नहीं है। इस तरह शीतकालीन पवनें जो स्थल से सागर की ओर चलती हैं, उन्हें शीतकालीन मानसून कहा जाता है। शीतकालीन मानसून की पवनें वर्षा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि कुछ अंशों में कभी कभार जब ये हवाएं सागरीय भागों से होकर फिर स्थल वाले भागों से टकराती हैं, तो कुछ मात्रा में वर्षा हो जाती है, जैसे कि भारत के दक्षिणी भागों में, खासकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भागों में, क्योंकि लौटते हुए मानसून से जब ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के जब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में प्रवेश करती हैं या वहां की भूआकृतियों से टकराती हैं, तो वर्षा होती है। इसके अलावा एक अन्य माध्यम और है शीत ऋतु में, जो कुछ अंशों में एशिया के कुछ भागों में बारिश होती है। वो अन्य जो माध्यम है वो है भूमध्य सागर पर विकसित होने वाले या यहां से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम में भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर निरंतर पूर्व की तरफ बढ़ते रहते हैं। पूर्व की तरफ बढ़ने से इन चक्रवातों से सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में बरसात होती है, जो शीतकालीन रब्बी की फसल के लिए एक वरदान साबित होती है। इस तरीके से हमने एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। साथ ही हमने एशिया की दो प्रमुख ऋतुएं ग्रीष्म ऋतु तथा शीत ऋतु की ऋत्विक दशाओं के बारे में जाना। यहां आप इस विवरण को पढ़ के भी आप ऋतु की दशाओं के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। ये वायुदाब पवनों के बारे में, ये वर्षा की दशाओं के बारे में। धन्यवाद।